नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे गोवित स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का भाग दूसरा, एपिसोड संख्या 4। अब आगे। तभी विराट उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसे हैं प्रवीण सिंह जी? ठीक हूँ सर। कोई तकलीफ? नहीं सर, तकलीफ तो कोई नहीं हुई। वह थोड़ा झिझकता हुआ बोला, बस ये बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। कत्ल का इल्जाम है साहब आप पर। विराट गहरी सांस लेकर बोला। वैसे आपकी उम्र को देखते हुए लगता तो नहीं है कि आपने किया होगा, मगर क्या करें, घटना स्थल पर उस रात बस आप ही थे जो अपने तीनों दोस्तों के साथ दिखाई दिए थे, इसलिए सजा तो होकर रहेगी। कत्ल? सजा? ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? वह एकदम से घबरा उठा। मैं भला किसी का कत्ल क्यों करूंगा? अगर नहीं किया था तो हरिद्वार क्यों भाग गए? भाग गया? अरे नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ बस गंगा स्नान करने गया था। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर मेरा इरादा कहीं भाग जाने का होता तो क्या 2-3 दिन बाद गांव वापस लौट आता? सारे सबूत आपके खिलाफ है मुखिया जी। बच तो नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा सच कबूल कर ले। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा तो। मैंने कुछ नहीं किया है साहब, कसम उठवा लीजिए। और किसके कत्ल की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। वह हम बाद में बताएंगे आपको। पहले आप ये बताइए कि चंद्रशेखर महाराज की हवेली के बारे में क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं साफ साफ कह डालिए। नाम मत लीजिए साहब उस जगह का। एक बार जो कोई भी उसके भीतर कदम रखता है जिंदा वापस नहीं लौटता, बल्कि रात के वक्त तो हवेली के आसपास जाना भी मुसीबत बन जाता है। अंदर जाना तो दूर की बात है। आप गए हैं कभी? आखिरी बार 4-5 साल पहले गया था, जब चंद्रशेखर महाराज का भतीजा विदेश लौटा था। मैं गांव वालों के साथ उससे ये विनती करने पहुंचा था कि वह अपने पूर्वजों का दाह संस्कार विधिवत ढंग से करा दे, क्योंकि उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टा हंसकर हमारी बात का मजाक उड़ा दिया और अगले ही दिन वापस लौट गए। तभी से उस हवेली को ताला बंद था, मगर पिछले शनिवार को खुल गया। महाराज के भतीजे का बड़ा बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां रात बिताने पहुंचा था। मैंने वहां हलचल देखी तो जाकर समझाया उसे कि रात को हवेली में रुकना खतरनाक हो सकता है, मगर माना कोई नहीं। उसके बाद मैं गांव पहुंचा और बाद में हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। हवेली पहुंचते वक्त आपने अपना मोबाइल क्यों बंद कर लिया था? कौन कहता है कि बंद कर लिया था? मैं कहता हूँ, जिसके पास आपके मोबाइल की पूरी डिटेल मौजूद है। अब बताइए क्यों बंद कर रखा था आपने मोबाइल? बल्कि उस रात 2 बजे के बाद दोबारा भी बंद कर दिया था। बाद में तो बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गई थी साहब, जिसका मुझे पता नहीं लगा। लेकिन शनिवार को हवेली पहुंचने के वक्त मेरा मोबाइल ऑन था, इस बात की कसम खा सकता हूं मैं। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे साहब? ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि बंद ही रहा होगा, मगर उस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं जी। पता लगे बिना बंद हुआ मोबाइल दोबारा ऑन भी तो नहीं किया जा सकता मुखिया जी। बात तो आपकी ठीक है साहब, लेकिन अब क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब कत्ल के बारे में सुन लीजिए। उस रात जो बच्चे हवेली में ठहरे थे उनमें से एक की हत्या कर दी गई थी। विराट ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। वह भी आपके वहां से जाने के महज 2-2.5 घंटे बाद, और वही वक्त था जब आप गांव से भाग निकले थे। अरे क्या कह रहे हैं साहब? मेरे उन बच्चों से भला क्या दुश्मनी जो उनमें से किसी का कत्ल कर दूंगा? फिर जरा गौर से मेरी तरफ देखिए। क्या मैं आपको ऐसा शख्स लगता हूं जो एक हट्टे कट्टे लड़के को मार गिराने में कामयाब हो जाए, वह भी ऐसे लड़के को जो अकेला ना हो? कत्ल लड़की का हुआ था। आप कहते हैं सर, तो जरूर हुआ होगा, मगर मैं नहीं जानता कि किसने किया या क्यों किया। मुझे तो इस बात पर भी हैरानी हो रही कि आप मुझे किसी का कातिल समझ रहे हैं। वजह भी तो है, सिर्फ इतनी है कि मैं उन्हें उस मनहूस हवेली के सामने खड़ा देखकर समझाने चला गया था कि रात के वक्त वहां रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या इसलिए मैं किसी लड़की का कातिल हो गया? जबकि मेरी जगह कोई और भी होता तो उन्हें वहां देखकर समझाने जरूर गया होता, क्योंकि ये बात तो उधर का बच्चा जानता है कि हवेली में मौत बसती है
और हम गांव के लोग आप शहरी लोगों की तरह भी नहीं होते साहब, जो किसी को मुसीबत में देखकर आंखें बंद कर ले। जबकि उन बच्चों का कहना है कि वे लोग क्योंकि आपकी बात मानकर वहां से निकल गए थे, इसलिए गुस्सा होकर आपने उनमें से एक की जान ले ली, कहकर विराट ने साफ साफ झूठ का सहारा लिया, जिसका कोई असर होने की उम्मीद उसे जरा भी नहीं थी। और सबसे अहम बात यह कि उसमें से कईयों ने कातिल के रूप में आपको साफ पहचान लिया था। आप इनकार करेंगे तो उन्हें बुलाकर आपसे आमना सामना भी कराया जा सकता है। फिर तो बुला ही लीजिए साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पर इस हद तक झूठा इल्जाम लगा सकता है। जरूर उन बच्चों को कोई गलतफहमी हो रही है, जो कि सामने आएंगे तो दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से चले जाने के बाद वापस उस जगह पर नहीं लौटा था और वहाँ कोई कत्ल भी हो गया था, तो वह कारनामा चंद्रशेखर महाराज या उनके परिवार के किसी सदस्य की भटकती आत्मा का क्यों नहीं रहा हो सकता, कहकर उसने पूछा। लाश मिल गई? हाँ। क्यों? कैसे मारा गया है उसे? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जान अगर महाराज के पिशाच ने ली होगी तो हैवान की हैवानियत साफ दिखाई देगी। कत्ल यूं किया गया होगा जैसे किसी जंगली जानवर ने चीर फाड़ कर रख दिया हो उसे। आपको कैसे पता? पता है क्योंकि वहां से जब भी कोई लाश बरामद हुई है उसी हाल में हुई है। जगह जगह से मांस गायब, जैसे किसी शेर ने अपने शिकार को नोच खाया हो। इंसान क्या उतने भयानक तरीके से मार सकता है किसी को? यानी कई लाशें बरामद हो चुकी है हवेली से। कहते तो लोग यही है, मगर मैंने सिर्फ एक को देखा था। वह हमारे गांव का ही रहने वाला था। और खास बात यह है कि पिशाच के तप के किए धरे को अपनी आंखों से देखने वाला 2 लोग भी अभी भी जिंदा हैं। आप 20 साल पहले मारे गए अजब सिंह की बात कर रहे हैं, जिसकी मौत की खबर पुलिस तक को नहीं लगने दी गई थी। आपको तो पता ही होगा मुखिया जी। आखिर आपके ही तो इशारे पर उसकी लाश आनन फानन में जला दी गई थी। आप जानते हैं उस बारे में? वह हैरानी से बोला। जानकारियां हासिल करनी पड़ती है साहब, तभी तो आप जैसे मुजरिमों को जेल भेज पाते हैं हम। मैं मुजरिम नहीं हूँ और अजब सिंह की बची खुची लाश को जलाने का फैसला मेरा नहीं बल्कि गांव के पंडित और ओझाओं का था, जिनका मानना था कि प्रेत के शिकार बने शख्स की लाश को जितना जल्दी खाक कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, वरना वह खुद भी प्रेत बन जाता है। फिर क्षण भर को रुककर बोला, हालांकि गांव वालों के साथ मिलकर मैंने उसकी लाश जला जरूर दी थी इंस्पेक्टर साहब, मगर तब तक उसकी आत्मा प्रेत योनि में पहुंच चुकी थी, इसलिए फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे चलकर अजब सिंह की प्रेत आत्मा ने ऐसा उपद्रव मचाया कि मुझे और मेरे परिवार को खून के आंसू बहाने को मजबूर कर दिया था। मैं समझा नहीं। देखिए, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जो हुआ वह अजब सिंह की आत्मा ने किया था या चंद्रशेखर महाराज के पिशाच ने, क्योंकि गांव के एक पहुंचे हुए तांत्रिक ने बताया कि मेरे बेटे पर उन दोनों की ही दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। उनमें से किसने उस कुकृत्य को अंजाम दिया मैं नहीं जानता, मगर परिणाम तो भयानक ही रहा। एक रोज मेरा बेटा और बहू दोनों असामयिक काल का ग्रस्त बन गया। कहते हुए मुखिया का गला भर आया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कब की बात है? अजब सिंह की मौत की कुछ दिनों बाद की। हुआ क्या था? अगर आप बताना चाहे सुन लीजिए। वैसे भी उसमें छिपाने को धरा ही क्या है, जबकि पूरा गांव उस बात का गवाह है, कहकर उसने सिलसिलेवार ढंग से बताना शुरू किया। महीना जून का था और रात अमावस की। उन दिनों हमारे गांव में बस 4-5 घंटे ही बिजली रहा करती थी, वह भी रात को आएगी या दिन में कोई अनुमान नहीं होता था। मैं घर के बाहर बरामदे में सोया हुआ था जब अचानक ही गांव के कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। फिर उनके भौंकने की आवाज जब लगातार मुझे अपने करीब आती महसूस हुई तो ये सोचकर उठ बैठा कि कहीं कोई चोर उचक्का न चला आ रहा हो। उस रात मैंने पहली बार किसी दैत्य को अपनी आंखों से देखा था। वह आकार में इतना बड़ा था कि मुझे सिर्फ उसके कमर तक का ही हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो कि लंबे लंबे बालों से भरा पड़ा था। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। डर के मारे बदन कांप उठा। ध्यान फौरन चंद्रशेखर महाराज की तरफ चला गया। साथ ही ये सोचकर थोड़ी हैरानी भी हुई कि वह दुष्ट हवेली से बाहर निकल आया था, जबकि पहले वैसा कभी सुनने में नहीं आया था। भ्रम हुआ होगा आपको। मैं मान लेता कि भ्रम ही था इंस्पेक्टर साहब,
या मैंने कोई सपना देखा था, मगर आगे जो कुछ भी घटित हुआ उसने साबित कर दिया कि मैं किसी भ्रम का शिकार नहीं हो रहा था। फिर एक जोड़ी पैर 2 जोड़ियों में बदल गया। दूसरा, क्योंकि उस जितना विशालकाय नहीं था, इसलिए मुझे उसके चेहरा दिखाई दे गया, खून से रंगा भयानक चेहरा जो कि अजब सी का था। मैंने उठकर वहां से भागने की कोशिश की। एकदम से जाने क्या हुआ कि मेरे हाथ पांव शिथिल पड़ गए। अपनी मर्जी से उंगली तक नहीं हिला पाने की स्थिति में रह गया था मैं। भय की अधिकतावश ऐसा हो जाया करता है। हो सकता है वैसा ही हुआ हो, कहकर मुखिया ने आगे बताना शुरू किया। मेरे देखते ही देखते दोनों दुष्ट घर के बंद दरवाजे को पार कर गए। फिर अंदर से मुझे कलावती की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मैं भी अपनी जगह से नहीं उठ पाया और बाद में तो जैसे जरूरत ही खत्म हो गई। मैंने वह नजारा देखा इंस्पेक्टर साहब, जिसे देखकर मर ही नहीं गया, यही बहुत है। ऐसा क्या देख लिया था? मेरा बेटा नंदू अपनी बीवी कलावती को गर्दन से थामे घर से बाहर निकला और गली में खड़े होकर जोर जोर से ठहाका लगाने लगा। किसी अनिष्ट की आशंका मुझे साफ नजर आ रही थी, इसलिए मैंने फिर से उठने की कोशिश की और इस बार कामयाब भी हो गया। मैं उठकर तेजी से नंदू के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला कि ये क्या कर रहा है नंदू, पागल हो गया है क्या? जवाब में वह पहले से कहीं ज्यादा बुलंद आवाज में हंसने लगा, जैसे कोई शैतानी ठहाका लगा रहा हो। आपने अपनी बहू को बेटे के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश नहीं की? आप कोशिश की बात करते हैं, जबकि मैं लठ तक चला दिया नंदू पर, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे देखते ही देखते पहले से वहां मौजूद दोनों शैतान ने दाएं बाएं से नंदू को थामा और हवा में ऊंचा उड़ते चले गए। मुझे और कुछ नहीं सूझा, जो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के घरों में रहते लोग तुरंत लाठी डंडा लेकर बाहर निकल आए, मगर वह नजारा देखकर किसी को भी आगे बढ़ने की मजाल नहीं हुई। हो भी जाती तो कर भी कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक वह चारों बहुत ऊंचा उठ चुके थे। हमारे देखते ही देखते नंदू ने अपने दांत कलावती के गर्दन पर गड़ा दिए। जगह जगह से मांस नोचा और चबर चबर चबाना शुरू कर दिया। कुछ क्षण वह सिलसिला चलता रहा, फिर कलावती एकदम से नीचे आ गिरी। कुछ क्षण बाद मेरे बेटे का भी वही हाल हुआ। दोनों मर चुके थे? नहीं, नंदू अभी भी जिंदा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और होशो हवास में तो बिल्कुल भी नहीं था, जबकि कलावती की लाश खून से सराबोर थी, इसलिए उसके बचे होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमने नंदू को होश में लाने की कोशिश की तो थोड़े प्रयास के बाद वह उठकर बैठ गया। फिर जो ही उसकी निगाह कलावती पर पड़ी, जोर जोर से रोने लगा। बहुत प्यार करता था वह अपनी बीवी से, जो आखिरकार उसी के हाथ मारी गई थी। नंदू को जैसे ही पता लगा कि कलावती को उस हाल में पहुंचाने वाला वही था, चुपचाप बिना कुछ कहे घर के भीतर चला गया, जबकि हम लोग कलावती की लाश जलाने के बारे में विचार करने लगे। गांव के लोग को इकट्ठा किया गया, खासतौर से ओझा और पंडितों को। उन लोगों ने ही हमें यह सलाह दी कि लाश को अग्नि नंदू के हाथों से दिलवाना ही सही रहेगा। सुनकर मैं भीतर गया तो पता लगा उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। बहुत आवाजें लगाने पर भी न तो उसने जवाब दिया न ही दरवाजा खोला। तब घबराकर हमने दरवाजा तोड़ दिया। सामने पंखे के साथ मेरे नंदू की लाश लटक रही थी। मुखिया एकदम से रो पड़ा। आत्महत्या कर ली थी उसने इंस्पेक्टर साहब, आत्महत्या कर ली थी उसने। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुत देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, जबकि सुलभ जोशी तो पहले से ही खामोशी अख्तियार किए हुए था। आप लोगों ने आखिरकार विराट ने चुप्पी तोड़ी। उस बार भी पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जरूरत तो खैर कोई नहीं थी, क्योंकि जो हुआ था उसे गांव के कई लोगों ने देखा था, मगर खबर किसी तरह कोतवाल साहब के कानों तक पहुंच गई, जो कि मेरे रिश्तेदार ही हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया, सबके बयान लिया और बहुत दिनों तक केस पर दिमाग भी खपाया, मगर हासिल कुछ नहीं कर पाया। करते भी तो क्या करते? किसी प्रेत को आपका महकमा भला गिरफ्तार कैसे कर सकता था? आपके परिवार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ मुखिया जी, उसका मुझे बहुत अफसोस है, चाहे जिस वजह से भी हुआ हो। मगर इस बार मधु कोठारी नाम की लड़की का हत्यारा जेल पहुंचकर रहेगा, चाहे वह कोई पिशाच ही क्यों ना हो। ठीक है साहब, कोशिश करके देख लीजिए। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि जब किसी प्रेत को अदालत ने सजा सुना दी हो। इस बार जरूर सुनेंगे, मगर वह बाद की बात है। अभी तो मुझे यही यकीन आना बाकी है कि अजब सिंह के साथ, आपके बेटे बहू के साथ और अब मधु कोठारी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह प्रेत लीला ही थी।
और किसी तरह से हुआ होता इंस्पेक्टर साहब, तो क्या उसके साथी बच्चों ने देखा नहीं होता? तभी तो आपका नाम ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं।